नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम नीति शास्त्र की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे परिचय। ये हमारा एक सिलेबस है एक तरीके से। और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें हम ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कि नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक या मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। नीति शास्त्र संपोषणीय एवं समावेशी आनंद का विज्ञान है। नीति शास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। नीति शास्त्र मानव मूल्यों एवं सद्गुणों का विज्ञान है। नीति शास्त्र जीवन की अवधारणा का विज्ञान है। ये इतना है तो समझ, इससे क्या समझने को मिलता है, प्रश्न ये उठता है। अब हम समझते हैं कि नीति शास्त्र एक नीति शास्त्र एक मानकीय या आदर्शमूलक या विज्ञान है। इसका क्या अर्थ है? देखो, विज्ञान क्या होता है हम ये समझेंगे। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, मानकीय विज्ञान क्या होता है, नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान कैसे है, और यह मानकीय विज्ञान के तौर पर क्या काम करता है या क्या करता है। विज्ञान क्या होता है? मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, हम जानते हैं। इस जिज्ञासा से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं: क्या, क्यों और कैसे। इन तीनों प्रश्नों का प्रारंभिक समाधान मानव ने ढूंढा, जिसका स्रोत आस्थापरक कल्पना थी। विज्ञान वे विषय हैं जो तार्किक बौद्धिक आधार पर मानवीय जिज्ञासा के प्रश्नों का समाधान करते हैं। मतलब विज्ञान वह विषय होता है जो मनुष्य की जिज्ञासा को प्रमाण के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हल करने की कोशिश करता है। वो उस विषय को क्या बोल देते हैं? विज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीति शास्त्र एक मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान है। विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक विज्ञान और मानकीय विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान या तथ्यों का विज्ञान है। यह हमारी दुनिया का वर्णन करके दुनिया की बेहतर समझ बनाने का काम करता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। देखो, 2 तरीके, जैसे क्या, क्यों, कैसे है और क्या होना चाहिए। जब चाहिए का 2 प्रश्न, ये जो है ना, है एक प्रश्न, एक जिज्ञासा का अंत है से होगा और दूसरी जिज्ञासा का चाहिए से क्या होना चाहिए। तो जिस जिज्ञासा का अंत है से होगा उसके लिए हम वर्णनात्मक विज्ञान कहेंगे, और जो चाहिए का होता है वो मानकीय विज्ञान होता है। ठीक है, यह विज्ञान चाहिए का विज्ञान है। इसका लक्ष्य है जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया को बेहतर बनाना, जिसे हम नीति शास्त्र बोलते हैं। दुनिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक दुनिया, ग्रह उपग्रह, नदी पहाड़; कृत्रिम दुनिया, राज्य, समाज, परिवार, विवाह, जिससे हमने बनाया है। अब हम समझते हैं कि यदि हम सुविधा के अनुसार दुनिया को कई भागों में बांट दें तो इसके हर भाग का वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक विज्ञान की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने दुनिया को भौतिक जगत, जीव जगत, रासायनिक जगत, राजनीतिक जगत आदि में बांटे तो इसका वर्णन करने के लिए हमें क्रमशः भौतिक विज्ञान, जीव जगत के लिए जीव विज्ञान, रसायन जगत के लिए रसायन विज्ञान और राजनीति जगत के लिए राजनीति विज्ञान जैसे विषय की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होती है या विषय प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान ढूंढने वाला विज्ञान ही मानकीय विज्ञान या नीति शास्त्र कहलाता है। मतलब हम मानकीय विज्ञान उसको बोलते हैं जो आदर्शमूलक होता है, चाहिए का विज्ञान होता है। वो ये बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। अब ये हम देखते हैं कि देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान ढूंढने वाला जो विज्ञान है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए, हमें सही गलत उचित अनुचित का पता कैसे लगाना चाहिए। ये सब या इन जिज्ञासाओं का समाधान जो विषय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानकीय विज्ञान या नीति शास्त्र। विज्ञान जो दुनिया को बेहतर करने के लिए कार्य करता है मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान कहलाता है। या मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान इस बात पर चर्चा नहीं करता कि दुनिया कैसी है, याद रखिए,
चर्चा करेगा भी तो इसलिए करेगा कि कैसी है से कहाँ पहुँचना है। तो बताएगा कि दुनिया ऐसी है लेकिन ऐसी होनी चाहिए के रूप में चर्चा करेगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। अभी तो ये हमें बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, मतलब मुख्य विषय इसका क्या है पे वो नहीं है, कैसी होनी चाहिए पे इसका फोकस है, किसका, नीति शास्त्र का। अब समझते हैं, इस प्रकार जहाँ वर्णनात्मक विज्ञानों का मुख्य कार्य यह बताना है कि दुनिया कैसी है, वही मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान का के रूप में नीति शास्त्र का कार्य यह बताना है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। देखो, वर्णनात्मक क्या बताता है कि कैसी है, कैसी है, ठीक है, कैसी है, क्या है, क्यों है। और आदर्शमूलक विज्ञान क्या बताता है, होनी चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, कैसी होनी चाहिए। मानकीय विज्ञान नीति शास्त्र को एक चिकित्सक की तरह समझना चाहिए हमें। नीति शास्त्र का कार्य है बुराई का पता लगाना और बुराई का इलाज करना। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। हमने भी देखा था ना यहाँ पे, कहाँ देखा था, इधर दुविधा समाधान का विज्ञान है। अब कैसे है, देखो हम ये पता करते हैं कि दुनिया क्या है और कैसी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वर्तमान दुनिया ठीक नहीं है। तो जैसे एक चिकित्सक ये बताता है रोगी के विषय में कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो पहले डायग्नोसिस करता है उस मरीज का कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये कमी है, अब ये ऐसा होना चाहिए। वैसे ही नीति शास्त्र क्या करता है, समाज में पता लगाता है कि क्या क्या कमी है, दुविधा क्या है ना, समस्याओं में, संबंधों में दुविधा क्या है, निर्णयों में दुविधा क्या है, तो उसका समाधान देना था कि ये ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए दुविधा समाधान का विज्ञान हम देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, देखते हैं। अब नीति शास्त्र क्या है, दुविधा समाधान विज्ञान के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। नीति शास्त्र, देखो दुविधा जब पता लग जाती है, उसका समाधान हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। समझिए दुविधा समाधान का विज्ञान कैसे है नीति शास्त्र। नीति का दुविधा समाधान का विज्ञान है जबकि दुविधा दो उचित, दुविधा की परिभाषा क्या है ये समझते हैं पहले। दुविधा दो उचित या शुभ लगने वाले विकल्पों में से किसी के चयन करना, इसको लेकर के अनिर्णय की दशा। मतलब दुविधा क्या होती है, सिंपल सी भाषा में समझिए, आप एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर दो निर्णय ले रहे हैं या दो से अधिक निर्णय लेना है आपको, और दोनों ही निर्णय अच्छे लग रहे हैं, शुभ हैं, उचित हैं, फिर आप उस ऐसी स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, दुविधा। दुविधा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर दो या दो से अधिक उचित लगने वाले निर्णयों में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कुछ प्रमुख दुविधाएं। आर्थिक क्षेत्र की दुविधा, गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल। गुजरात मॉडल में आर्थिक विकास पर बल अधिक बल जबकि लोकतंत्र पर कम। केरल मॉडल में लोकतंत्र पर अधिक बल जबकि आर्थिक विकास पर कम। सांस्कृतिक दुविधा, गोमांस को लेकर हिंदुओं का मत है कि गाय एक पवित्र पशु है, जबकि है ना इसके वध एवं मांस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मुसलमानों का मत है कि खाने पीने के मामला व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामलों में राज्य कानून नहीं बना सकता। ये दुविधा है। विदेश नीति की दुविधा, राष्ट्रीय हित बनाम मानवाधिकार। मिथकीय समझते हैं। मिथकीय दुविधा, महाभारत की कहानी में अर्जुन की दुविधा, युद्ध करना आवश्यक है क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना उचित है, युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम भयावह होगा। मिथकीय मतलब होता है जो हमारे पास कहानियाँ हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं, उसे मिथक बोलते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी की दुविधा, चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को जारी रखना और स्वराज के परिणाम को हासिल करने का प्रयास करना। ये दुविधा है कि क्या किया जाए, भाई जारी रखा जाए या स्वराज के परिणाम को हासिल करने का प्रयास किया जाए, दोनों चीज़ें हैं। स्वराज मतलब वहाँ पे आंतरिक चेतना है ना, उनका एक आंतरिक वो था गांधी जी का। आंदोलन को रोक देना क्योंकि हिंसा से प्राप्त स्वराज ठीक नहीं होगा, दोनों की दुविधा है। नीति शास्त्र इन सभी प्रकार की दुविधाओं का समाधान के लिए अनेक मॉडल प्रस्तुत करता है। मॉडल मतलब आपको फॉर्मूला देता है तो आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे उस मॉडल को लगा के। यानी आप दुविधा में हैं, यानी आपको समस्या है, समस्या में जैसे आप गणित में एक प्रॉब्लम आती है आपके पास है ना, उसको फॉर्मूले से सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, वैसे ही नीति शास्त्र या जीवन या दुनिया के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडल होते हैं। मॉडल को हम लगाते हैं, उससे हमारे पास एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। जैसे गांधीवादी मॉडल, कांट के 4 सूत्रों पर आधारित मॉडल, रॉल्स के भार रहित चेतना का मॉडल, उपयोगितावादी मॉडल इत्यादि।
अब समझते हैं हम नीति शास्त्र क्या है। हमने ये देखा, हमने क्या-क्या देख लिया। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, हमने वो देख लिया। एक नॉर्मेटिव साइंस है, वो देख लिया। फिर हमने देख लिया कि दुविधा समाधान का विज्ञान है कि दुविधा क्या-क्या है, हम देख लिया। और कैसे समाधान करता है वो भी हमने अभी देखेंगे। अब नीति शास्त्र संपोषणी एवं आनंद का विज्ञान है और नीति शास्त्र पीड़ानाशक का विज्ञान है। नीति शास्त्र संपोषणी समावेशी आनंद का विज्ञान है। समझते हैं, प्रारंभ से ही भारत और पश्चिम में सारे महत्वपूर्ण विचारकों का एक उभयनिष्ठ लक्ष्य रहा है। क्या उभयनिष्ठ लक्ष्य है? मानव जीवन में पीड़ा की मात्रा को कम करना और आनंद की मात्रा बढ़ाना। आज कल्याणकारी राज्यों में भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। समकालीन संदर्भ में यदि हम दुनिया भर के देशों के अलग-अलग नैतिक आदर्शों के सूचकांक जैसे लोकतंत्र, लैंगिक समानता प्रदर्शित इत्यादि को आनंद या प्रसन्नता सूचकांक की तुलना करें तो यह पाते हैं कि जो देश नैतिकता आदर्श के सूचकांक में सबसे ऊपर है वही देश आनंद एवं प्रसन्नता मतलब जिन जिन जो नैतिक हैं जो देश वही आनंद में है। ये सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर है। जो देश नैतिकता एवं आदर्श के सूचकांक में सबसे नीचे है वहाँ आनंद एवं प्रसन्नता के सूचकांक में भी नीचे है। सिंपल सी बात है, अगर हम एथिक्स को ऐसे करें आनंद यानी एथिक्स बढ़ेगा तो आनंद बढ़ जाएगा। इसमें समानुपाती का अनुपात होता है। भारतीय संदर्भ में गौतम बुद्ध 4 है ना प्रश्न क्या है ना, क्या दुख वास्तविक है, क्या दुख का कारण है, क्या दुख का निदान संभव है, क्या दुख का निदान मार्ग है। 4 उत्तर है ना, अष्टांगिक मार्ग, नीति शास्त्र। तो इस तरीके से हम समझते हैं। जैसे पश्चिम में कार्ल मार्क्स और भारत में गौतम बुद्ध का पूरा नैतिक दर्शन दुख को समाप्त करने, दुख के स्रोत का पता लगाने पे समाप्त करने के लिए पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है ना कि इसका मूल क्या है, कहाँ से ये चीज़ आ रही है, तभी तो आप उसको समाप्त कर पाएंगे। तो दुख के स्रोत का पता लगाना और मानवीय जीवन में आनंद बढ़ाने पर आधारित है। यदि हम वर्तमान समय में नैतिकता के सूचकांक की में सबसे ऊंची रैंक वाले राज्यों को देख पाएंगे तो यही राज्य आनंद सूचकांक में भी सबसे ऊंची रैंक पर हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि नैतिकता ही मनुष्य के जीवन में आनंद लाने का स्रोत है। नैतिकता ही मनुष्य के जीवन मतलब नैतिकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आनंद बढ़ जाएगा। पश्चिमी परंपरा की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सारी पीड़ा का स्रोत वर्ग है, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा के लिए स्थापित किया गया है। यानी वर्ग को किस लिए स्थापित किया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा विकसित हो सके। वर्ग की वजह से समाज में असमानता आया, वर्ग की वजह से असमानता आई और असमानता की वजह से वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ, जिसकी वजह से वर्गीय प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना प्रभुत्व स्थापित किया और इससे वर्गीय प्रभुत्व ने सामाजिक श्रेणी वर्ग की अवधारणा थी, जिसकी वजह से समाज में वर्गीय शोषण शुरू हुआ और इस वर्ग शोषण की वजह से अन्याय फैला और अन्याय की वजह से लोगों को पीड़ा सहन करना पड़ा। कार्ल मार्क्स के अनुसार जिस दुनिया में संपत्ति और संसाधन पर समुदाय का स्वामित्व होता है वहाँ ही केवल वर्ग विहीन दुनिया स्थापित हो सकती या सकता है। इस प्रकार के दुनिया को साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है। नीति शास्त्र मूल्य एवं सद्गुणों का विज्ञान कैसे, हम ये समझते हैं कि नीति शास्त्र मूल्य एवं सद्गुणों का विज्ञान कैसे। हमने ये देखा, हम पश्चिमी भारतीय परंपरा में समझे, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझे और अब हम देखें, हमने ये देख लिया संपोषणी एवं आनंद का विज्ञान है, पीड़ानाशक का विज्ञान है और एक क्वेश्चन और भी था हमारे पास, संपोषणी एवं आनंद। वही ये बात एक ही है, सद्गुण एवं सद्गुण बढ़ेगा तो आनंद बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है हमारे पास मूल्य एवं सद्गुणों का विज्ञान है, समझते हैं कैसे है ना। निस्वार्थ मूल्यों एवं सद्गुणों का विज्ञान है। मूल्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के सूचक होते हैं। मतलब मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वे होते हैं जिनके हमारे जीवन में याद आने से या किसी भी संस्था में होने से उस संस्था की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर आपके जीवन में वो है तो वो आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जिनके होने से किसी संस्था की उत्कृष्टता गुणवत्ता बढ़ जाए वह मूल्य है। संस्था जिस समाज में शांति सौहार्द सहअस्तित्व है वहाँ समाज हिंसक एवं संघर्षपूर्ण समाज से बेहतर, उत्कृष्ट और गुणवत्ता परक है। अर्थात शांति सौहार्द सहअस्तित्व सामाजिक मूल्य है। मतलब सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? यानी वे जिनके होने से समाज की उत्कृष्टता बेहतर हो जाए, उनकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए, तो यानी सौहार्द हो, सहिष्णुता हो, भाईचारा हो, ये सब चीज़ें अगर समाज में रहेंगी तो कहीं ना कहीं समाज की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो यानी ये सब क्या है? ये सामाजिक मूल्य हैं। दूसरी बात करते हैं, जिस राज्य में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, वहाँ राज्य तानाशाही, राजतंत्र, असमानता, पाबंदी, अन्याय वाले राज्य से बेहतर है। यानी समझ रहे हैं आप?
अर्थात स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, राजनीतिक मूल्य है। देखिए, जिस राज्य में स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र, वह राज्य उस राज्य की तुलना में बेहतर होता है ना, जहाँ पर तानाशाही है, राजतंत्र, असमानता है। तो यानी अगर राज्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के पैमाने की बात करें या वे कौन से कारक हैं जो राज्य की गुणवत्ता को बेहतर बना रहे हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें राज्य की गुणवत्ता को बेहतर बना रहे हैं, राज्य को बेहतर पैमाने पर ले जा रहे हैं, जो नागरिकों की सहिष्णुता के साथ व्यवहार कर सके, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार ये सब क्या है? लोकतंत्र ये राजनीतिक मूल्य है। जिस प्रकार शासन में पारदर्शिता वह प्रशासन अपारदर्शिता वाले प्रशासन से बेहतर है। अर्थात पारदर्शिता प्रशासनिक मूल्य है, प्रशासनिक मूल्य पारदर्शिता है ना? जिस इंसान में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा है, वह इंसान अन्य से बेहतर है। अर्थात ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा करुणा मानव मूल्य है। ठीक है, यहाँ तक अब हम कल आगे पढ़ेंगे हम, है ना? यहाँ तक हम देख चुके हैं, क्या क्या हमने देख लिया, और हम यहीं पे चलते हैं शुरुआत से ही, है ना? जो हमारा ये प्रश्न था, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। नित्या दुविधा समाधान का विज्ञान है, ये भी हमने पढ़ लिया। सर्वांगीण मूल्यों एवं सद्गुणों का विज्ञान हमने 5 पॉइंट तक पढ़ लिए हैं, 14 पेज तक आगे हम पढ़ेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।